भारतीय जनता पार्टी अब राजनीति के एक्टिव मोड में आ गई है। कोरोना संकट के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के बाद पश्चिम बंगाल के लिए डिजिटल रैली की है। शाह ने बंगाल में जनसंवाद वर्चुअल रैली को संबोधित किया। इसे बंगाल में अगले साल होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों के शंखनाद के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अपनी संभावनाओं के मद्देनजर जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी है। रैली के दौरान शाह ने ममता बनर्जी को निशाने पर रखा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमित शाह की रैली क्यों इतनी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। भाजपा बंगाल को जीतने के लिए किन किन रणनीतियों पर काम कर रही है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अपना चुनावी कैंपेन शुरू कर दिया है। भाजपा ने ममता बनर्जी के 9 साल के शासन के खिलाफ पिछले सप्ताह 9 सूत्रीय आरोप पत्र जारी कर इसका प्रमाण दे दिया है। भाजपा सोशल मीडिया पर आर नोई ममता यानी ममता का शासन अब और नहीं अभियान चला रही है। आज की चुनावी वर्चुअल रैली में अमित शाह ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी मोदी जी की लोकप्रियता से डर गई हैं, जिसके बाद बंगाल में आयुष्मान भारत योजना और पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं को लागू नहीं होने दिया। गृहमंत्री ने बंगाल सरकार पर अम्फान और कोरोना महामारी में भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। देश भर से प्रवासी मजदूरों का तांता अपने राज्यों में जाने के लिए लगा। देश भर में हमने लगभग 4300 ट्रेनों के माध्यम से 1.25 करोड़ लोगों को, कई बसों के माध्यम से 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपने घर में पहुंचाया। उनको खाना दिया, पानी की बोतल दी। राज्य सरकार ने रेलवे स्टेशन पर जाने के लिए एसटियां दी। राज्य सरकारों ने उनके कैंप लगाए। जब तक ट्रेनों की व्यवस्था नहीं हुई, तब तक शुरू नहीं की, तब तक भोजन कराने की व्यवस्था भी राज्य सरकारों ने की। इसके लिए 11,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने राज्य सरकारों को भी दिया। मगर जब ट्रेनें चालू हुई, तब एकमात्र बंगाल राज्य ऐसा था जिन्हें सबसे कम ट्रेन ली। अब तक 236 ट्रेनों के अंदर हमने 3 लाख लोगों को पहुंचा है। उत्तर प्रदेश के लिए 1700 ट्रेनें चली है, बिहार के लिए 1500 ट्रेनें चली है। और मुझे ताज्जुब तो तब हुआ जब ममता जी ने ये प्रवासी मजदूर जो अपने माँ बाप और पत्नी और बच्चों को मिलने आ रहे थे, कोरोना संकट में अपने परिवार के साथ रहना चाहते थे, उनकी ट्रेनों को कोरोना एक्सप्रेस नाम दिया। हमने उसको श्रमिक ट्रेन नाम दिया। ममता दीदी ने कोरोना एक्सप्रेस कहा। ममता दीदी, एक कोरोना एक्सप्रेस आपने जो कहा है, बंगाली श्रमिकों का, बंगाली मजदूरों का जो अपमान किया है, एक कोरोना एक्सप्रेस ही आपको बंगाल के बाहर एग्जिट करने का एक गेटवे बन जाएगी। तृणमूल कांग्रेस को बंगाल के बाहर पहुंचाने वाली एक्सप्रेस गाड़ी बन जाएगी। ये मजदूर भूलेगा नहीं कि इसके संकट के समय में गांव पर नमक छिड़कने का काम आपने किया। उन्होंने कहा कि जिस बंगाल में कभी रविंद्र संगीत की गूंज होती थी, वो बंगाल अब बम धमाकों से दहल रहा है। अमित शाह ने कहा कि जब बंगाल में बीजेपी के मुख्यमंत्री शपथ लेंगे तो 1 मिनट बाद आयुष्मान भारत योजना लागू करेंगे। गृहमंत्री ने कहा कि ममता दीदी, मैं तो हिसाब लेकर आया हूँ, कल आप अपने 10 साल का हिसाब दे दीजिए। ध्यान से हिसाब देना, बम धमाकों की संख्या ना बता देना, बंद फैक्ट्रियों की संख्या मत बता दीजिएगा। हिसाब लेकर आना है तो विकास का लेकर आइए ममता दीदी। वर्चुअल रैली में अमित शाह ने संशोधित नागरिकता कानून का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने करोड़ों शरणार्थियों को सम्मान देने का वादा पूरा किया है। मैं ममता जी से कहना चाहता हूं कि जब मतपेटियां खुलेंगी तो बंगाल की जनता आपको राजनीतिक शरणार्थी बनाने वाली है। CAA का विरोध आपको बहुत महंगा पड़ेगा। शाह ने कहा कि राहुल बाबा चुनाव में कहते थे किसानों का लोन माफ करो। यूपीए सरकार ने 3 करोड़ किसानों का 10 साल में 60,000 करोड़ रुपया का लोन माफ कर दिया है। मोदी सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के अकाउंट में 72,000 करोड़ रुपए पहुंच गए हैं। हर साल किसानों को 6,000 रुपए मिलेंगे। अमित शाह ने कहा कि बंगाल देश का नेतृत्व करता था। सर्वधर्म संभाव के लिए बंगाल का उदाहरण दिया जाता था। आज तुष्टीकरण की ओछी राजनीति हो रही है। किसी एक समुदाय को ही प्राथमिकता दी जा रही है। पहले कम्युनिस्ट पार्टी और अब टीएमसी ने बंगाल को गरीबी में धकेला है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के परिदृश्य पर नजर डालें तो ये आंकड़े देखने को मिलते हैं। 294 सीटों में से सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के पास 224 सीटें हैं। बीजेपी को 16 सीटों से संतोष करना पड़ा था। राज्य में बीजेपी कमजोर स्थिति में थी। 2014 में मोदी लहर के बावजूद बीजेपी केवल 2 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी थी। इसके बाद बीजेपी का फोकस
बंगाल में किले को भेदने का हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आक्रामक कैंपेन चलाया, जिसका नतीजा 2019 में हुए लोकसभा चुनावों में देखने को मिला। लोकसभा की 42 सीटों में से बीजेपी की झोली में 18 सीटें आईं। वोट शेयर भी 17% से बढ़कर 42% पहुंच गया। विधानसभा बार आंकड़ों पर गौर करें तो 128 सीटों पर बीजेपी को फायदा हुआ था। पीएम नरेंद्र मोदी ने बंगाल में 17 रैलियां की थीं। पार्टी को पीएम मोदी के नेतृत्व और जमीन पर कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण ज्यादा सीटें हासिल हुई। राजनीति में कब हवा बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसका जीता जागता सबूत राज्य में विधानसभा की 3 सीटों पर हुए उपचुनावों में देखने को मिला है, जिसमें बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। टीएमसी ने सभी 3 सीटें अपनी झोली में डाल ली। लोकसभा में सफलता के उत्साह में आई बीजेपी को 6 महीने के भीतर ही मुंह की खानी पड़ी। बंगाल के चुनावी समीकरण पर नजर डालें तो पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी शरणार्थियों की संख्या काफी है। इस वजह से नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण का इस चुनाव का अहम हिस्सा होंगे। अमित शाह ने 1 मार्च को कोलकाता में शाहिद मीनार में नागरिकता संशोधन बिल के समर्थन में आखिरी रैली की थी। इसके साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव में कोरोना वायरस से निपटने के तरीके मुख्य मुद्दे होंगे। कोरोना महामारी के कुप्रबंधन, प्रवासी श्रमिकों की वापसी जैसे मुद्दे बंगाल चुनाव में छाए रहेंगे। इन मुद्दों को भुनाने में भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ेगी। भाजपा लगातार इस रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी बंगाल में लगातार भ्रष्टाचार, प्रदेश में खराब कानून व्यवस्था को लेकर हमलावर है। ये सभी रणनीतियां साफ संदेश दे रही हैं कि भाजपा ने उपचुनाव की हार से बड़ा सबक लिया है। इसके बाद पार्टी के रणनीतिकार नई तरह की कैंपेन चलाने की योजना पर काम कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।